Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि इस ट्यूसडे को यानी कि 26 अक्टूबर को हमारा मेंटी क्विज होने वाला है। यस और ये मेंटी क्विज का टाइमिंग क्या होगा? इट विल बी मॉर्निंग 8:45 AM। मेंटी क्विज का टाइमिंग क्या होगा? मॉर्निंग 8:45 AM। और टॉपिक क्या होगा? जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, स्टार्ट से लेकर अब तक जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, वहां तक के सारे टॉपिक्स हम इस मेंटी क्विज में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज 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 ये मेंटी क्विज अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको भी ऐसे क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के साथ। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के स्ट्रक्चर और अलग अलग स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमको जो जाइगोट मिलता है, ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होकर सीड बनाएगा और सीड से आगे जाके आपका फ्रूट और फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो जाइगोट है, अब जाइगोट को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, यानी कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो जाइगोट से पहले हमेशा एंडोस्पर्म बनता है। जाइगोट से पहले हमेशा क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। यानी कि जब आपके घर पे मेहमान आने वाले होते हैं, तो मेहमान आने के बाद आप खाना बनाना स्टार्ट करते हो या पहले से खाना बना के रखते हो ताकि अगर कोई मेहमान आने वाला है तो उसको आप खाना दे सको तुरंत। तो वैसे ही हमारा जो जाइगोट है वो हमारा मेहमान है। अगर हमको इस मेहमान की ग्रोथ कंप्लीट करनी है, यानी जाइगोट की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से करनी है, तो उसके लिए हम पहले से एंडोस्पर्म रेडी रखते हैं। So from following double fertilization, events of endosperm and embryo development maturation of ovules into seeds। मतलब देखो क्या बोला गया है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जाइगोट डेवलप होता है, और उसके बाद आपका जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि इस तरीके से हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये था स्टिग्मा। स्टिग्मा से आपका पोलन ग्रेन ने अपना पोलन ट्यूब अंदर लाया और ये है अपना ओवरी। सो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया। ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में कन्वर्ट हो गया। और ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई? ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। और इसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो क्या क्या हुआ, पोस्ट यानी कि आफ्टर। पोस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं। सो देखो अब इधर पे क्या बताया जा रहा है? एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया जा रहा है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारा जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से हमेशा पहले होता है। प्रेसीड वर्ड का मतलब होता है बिफोर। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो यानी कि हमारा जो जाइगोट है, जाइगोट को अगर सीड बनना है तो उसको सेल डिवीजन करना पड़ेगा और सेल डिवीजन करने के लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। छोटा बेबी जब बड़ा होता है तो उसको खाना देना पड़ता है ना, ताकि उसकी बॉडी की ग्रोथ सही तरीके से हो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमको बताया गया है व्हाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज फर्स्ट, बिकॉज एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना जरूरी है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रेपिटेडली एंड इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। देखो क्या बोला गया है, हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म था वो डिवाइड होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो डिवाइड होके एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू आगे जाके मैच्योर एंडोस्पर्म बनता है, जो हमारे एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करता है। The cells of this tissue are filled with reserve food materials and they are used for the nutrition of developing embryo। क्या बोला गया है हमको इधर पे? देखो इतने टाइम से मैं आपको एम्ब्रियो बता रही हूँ, एंडोस्पर्म बोल रही हूँ, पर ये दिखता कैसे वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है। हमारा जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हमको क्या देखने को मिला कि हमारा ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के पास यहाँ पर हमारा जाइगोट है, इस ओव्यूल के पास यहाँ पर हमारा जाइगोट है और सेकेंडरी सेल के पास हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। यहाँ पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी कि PEN। तो अब तीन अलग अलग टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म और एक हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड नो।
ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है इसमें? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि इस तरीके से ऐसे पहले न्यूक्लियर डिवाइड होते हैं और उसके बाद इन न्यूक्लियाई के बाहर आपको सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या होता है? बिना सेल बाउंड्री के सिर्फ प्राइमरी एंडोस्पर्म के टिश्यू डिवाइड हो रहे हैं और एम्ब्रियो वैसे का वैसा ही है। ये देखो, ये जो जाइगोट है आपका, ये जाइगोट वैसे का वैसा ही है। यहाँ पे ये जो जाइगोट है, ये ऊस्पोर जो है, ये वैसे का वैसा ही है, इसमें अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुए। यस एवरीबडी? हाँ, ये आपका ओव्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऐसा जाइगोट था, ये मैं वापस बना देती हूँ, इरेज हो गया। हाँ, तो आपका जाइगोट वैसे का वैसा ही है। तो एक बार आपका एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, एक बार मैंने क्या बोला, जब एक बार आपका ये एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, तो एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद आपका एम्ब्रियो भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये देखो यहाँ पे, करेक्ट। तो ये है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं, यानी कि ये जो न्यूक्लियाई हैं, इधर देखो, ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं, ये 3 न्यूक्लियाई पहले इस तरीके से डिवाइड होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और फिर उसके बाद हर एक न्यूक्लियाई के बाहर आपको सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये सेल वॉल फॉर्मेशन आपको क्या देगा? कंप्लीट एंडोस्पर्म देगा। सो जब तक कंप्लीट एंडोस्पर्म बन नहीं जाता तब तक उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसका एक एग्जांपल है कोकोनट का वाटर। ये देखो, अपना जो कोकोनट का वाटर होता है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली एंडोस्पर्म डिवाइडेड नहीं होते हैं। और हमारे कोकोनट का जो खाने वाला पार्ट होता है, जो मलाई वाला रीजन रहता है, इसका जो मीसोकार्प वाला रीजन, या यहाँ पे जो ऐसे मलाई लगी हुई रहती है, दिस एंडोस्पर्म, कोकोनट मीट जिसको हम बोलते हैं, ये आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। सी, लिक्विड वाला पार्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंड खाने वाला पार्ट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू का जो न्यूक्लियस होता है, ये देखो, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ये इक्वल डिवीजन दिखाएंगे, यानी कि एक एंडोस्पर्म से आपको 2 एंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे, ऊपर एक नीचे एक। और जैसे ही 2 सेल डिवीजन होगा, बीच में तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर जितने भी डिविजन होंगे, हर एक डिवीजन में आपको प्रॉपर सेल वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप डिवीजन हो रहा है। तो इस तरीके के एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और लास्ट में आता है हमारा हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में हमको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले इसमें आपका सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन अनइक्वल सेल फॉर्म होता है। ऊपर वाला बड़ा रहता है, नीचे वाला छोटा रहता है, यानी जहां पर आपका अपोजिट साइड है, जहां पर आपका जाइगोट नहीं है, वो वाला एंड छोटा रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऐसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेंगे। और फिर इसके बाद इसमें आपको ऐसे प्रॉपर सेल वॉल देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसा स्टेज देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हेलोबियल। हेलोबियल मतलब क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर, यानी कि इसका पहला स्टेप सेल्यूलर के साथ मैच कर रहा है और दूसरा स्टेप न्यूक्लियर के साथ मैच कर रहा है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द स्टेप्स। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। तो हमारा जो एंडोस्पर्म होता है उसके पास ढेर सारा फूड मटेरियल होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ एंडोस्पर्म, सॉरी, इट इज यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो हमारा जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये देखो यहाँ पर हमारा जो पिक्चर का मेन हीरो है, ये जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए जितना भी फूड चाहिए वो उसको एंडोस्पर्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एंडोस्पर्म से सारा न्यूट्रिशन इस एम्ब्रियो को मिलता है। यस, in the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei। तो सबसे पहला एग्जांपल हमको इधर पे क्या दिया है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एग्जांपल दिया है, यानी कि ऐसा कुछ केस हमको देखने मिलता है। ये देखो, ऐसा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमको देखने मिलता है। ओके, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। यस एवरीबडी, ये अपना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है जहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। This stage of endosperm is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. धीरे धीरे करके क्या होगा? सेल न्यूक्लियाई के बाहर सेल वॉल फॉर्म होगी और हमारा एंडोस्पर्म सेल्यूलर हो जाएगा, यानी कि हर एक न्यूक्लियाई के बाहर एक सेपरेट सेल वॉल होगी। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. So सेल वॉल बनने से पहले बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और इनका नंबर बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, जो नया नया फ्रेश कोकोनट होता है, टेंडर मतलब क्या होता है? फ्रेश कोकोनट। तो जो फ्रेश कोकोनट होता है उसमें का जो कोकोनट वाटर रहता है, वो कोकोनट वाटर कौन से टाइप का है? इट इज ऑफ फ्री न्यूक्लियर टाइप। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो, ये जो अपना कोकोनट वाटर है, इट इज फ्री न्यूक्लियर टाइप, यानी कि इसके पास सेल वॉल नहीं है। सो इट शोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज कॉल्ड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और साइड साइड का जो खाने वाला पार्ट होता है जिसको हम कोकोनट मीट बोलते हैं, जो नारियल का आप व्हाइट व्हाइट मलाई खाते हो, व्हाइट पार्ट जो कड़क नारियल का व्हाइट पार्ट खाते हो, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो व्हाइट पार्ट ऑफ द कोकोनट इज अ मिक्सचर ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड लिक्विड यानी कि वाटर ऑफ द कोकोनट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो दो अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म हमको कोकोनट में देखने को मिलते हैं। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैचुरेशन। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सीड्स में ये एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको इधर पे डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, कुछ कुछ सीड्स में क्या होगा, एंडोस्पर्म जब बनता है, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कुछ सीड्स में हमारा जो एंडोस्पर्म बनता है वो एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज हो जाता है। और कुछ कुछ सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म सॉरी यहाँ पर हाफ एंडोस्पर्म यूज हुआ है, यहाँ पर पूरा एंडोस्पर्म यूज हो गया है, यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है। मतलब ये देखो यहाँ पे आपका ये जो सीड कोट के अंदर ये जो व्हाइट कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंडोस्पर्मिक रीजन, ये अपना एंडोस्पर्म वाला पार्ट है। सो कुछ कुछ सीड्स का एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो मम्मी का दिया हुआ पूरा टिफिन खत्म करके आते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा टिफिन बचा के लाते हैं। सो इसी तरीके से एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म बचा रहता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड अपना सारा एंडोस्पर्म खा लेती हैं। तो इधर पे देखो क्या बोला गया है, यस एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब कभी कभी जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये पी का वटाना, ये हरे वटाने का एग्जाम्पल है। तो जैसे पी वगैरह के एग्जाम्पल में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो एंडोस्पर्म है ये पूरी तरीके से यूज हो गया है बिफोर सीड मैचुरेशन। और कभी कभी क्या होता है, इट मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, यानी कि कभी कभी जैसे कैस्टर सीड का अगर मैं एग्जांपल लूं, एरिबिडोप्सिस थैलियाना का यहाँ एग्जांपल दिया है, ऐसे केसेस में हमको थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है अभी भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ओके, सो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, यानी जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है। और ये जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है ये सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यूज होगा, यानी कि जब हम ये प्लांट ग्रो करेंगे तो उस टाइम पे तो प्लांट के पास खुद का खाना रहेगा नहीं, तो उस टाइम पे प्लांट ये बचा हुआ एंडोस्पर्म यूज करता है। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, सॉरी स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर पीस। आपको क्या बोला गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है कि कुछ वटाने और कुछ कैस्टर के सीड्स कट करके देखो उसमें एंडोस्पर्म रहता है या नहीं रहता है। So fruit of coconut and look for the endosperm in each case and find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat and rice। तो आपको बोला गया है कि स्प्लिट करके देखो, हरे वटाने को कट करके देखो उसमें एंडोस्पर्म है या नहीं है, और फिर बताओ कि वो कौन से टाइप का सीड है, वो एंडोस्पर्मिक सीड है यानी जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। अब यहाँ पे और एक चीज जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, एंडोस्पर्म और दो टाइप का होता है, एक होता है मोजाइक एंडोस्पर्म, सॉरी एक होता है लास्ट टाइप मोजाइक एंडोस्पर्म। मोजाइक एंडोस्पर्म में आपको क्या दिखाई देता है, अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर के टिश्यूज दिखाई देते हैं, यानी कि मोजाइक इमेज दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पर येलो टिश्यू भी है, थोड़ा सा ऑरेंज टिंच भी है, थोड़ा सा व्हाइट पार्ट भी है। तो ऐसे जब अलग अलग कलर के टिंच हमको दिखाई देते हैं तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं मोजाइक एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, मोजाइक एंडोस्पर्म। तो पूरे एंडोस्पर्म वाले पार्ट में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है बच्चा, एंडोस्पर्म तीन टाइप का होता है। सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सबसे पहला टाइप कौन सा आता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें सिर्फ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डिवाइड होता है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और फिर आता है सेलुलर एंडोस्पर्म जिसमें स्टार्टिंग से ही सेल डिवीजन होता है। और फिर आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट का जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाता है, और कोकोनट का जो मीट वाला पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से बताती हूँ। ये देखो हमारा जो एंडोस्पर्म है, सीड का जो खाना है वो खाना रेडी हो चुका है। अब साथ साथ में यहाँ पे जो एक सिंगल सेल जाइगोट था, ये डायग्राम देखो सब लोग ध्यान से, ये अपना सिंगल जाइगोट था, ये एम्ब्रियो बन गया। तो जैसे जैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जाइगोट भी मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपना सिंगल सेल जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट है, ये सबसे पहले डिवाइड होकर दो सेल बनाता है। तो ये दो सेल के स्टेज को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इस स्टेज को हम, प्रो एम्ब्रियो, जिसमें से एक छोटा सेल होता है और एक बड़ा सेल होता है। और ये जो छोटा वाला सेल होता है ये सेल आगे जाके मेच्योर एम्ब्रियो बनता है, और जो बड़ा वाला सेल होता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ये सस्पेंसर सेल आगे जाके सपोर्ट बनता है। क्या बनता है, ये सपोर्ट देने का काम करता है। तो देखो इधर थ्योरी में क्या बताया गया है,
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अलग अलग डायग्राम्स है आपके लिए। ये देखो यहाँ पर भी सेम है, ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे आपका जायगोट बना, जायगोट आगे जाके आपको 2 सेल का स्टेज दिखा रहा है, जिसमें एक छोटा सेल है एक बड़ा सेल है। ये जो छोटा वाला सेल है ऊपर वाला, ये आगे जाके मेच्योर एम्ब्रियो बनाएगा। ये देखो हर जगह पे यही वाला पार्ट एम्ब्रियो बना रहा है, और इसी एम्ब्रियो से आगे जाके कॉटिलिडॉन्स बनते हैं, ठीक है। तो इस डिवीजन को क्या बोलते हैं? लेट अस लुक एट द थ्योरी गिवन बिलो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप हो रहा है? सब लोग ध्यान से देखो, एम्ब्रियो कहाँ डेवलप हो रहा है? यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल का एंड था। कहाँ डेवलप हो रहा है? माइक्रोपाइल का एंड था, तो माइक्रोपाइलर एंड के पास जायगोट बनता है, और ये जायगोट माइक्रोपाइल के पास ही डेवलप होता है। किधर पे डेवलप होता है? माइक्रोपाइल के पास ही डेवलप होता है। यानी कि ये अपना ओवरी है, ये अपना ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर हमको इधर पे एम्ब्रियो सैक देखने को मिला था, और इधर पे हमारा एग सेल था, और यहीं पे हमारा जायगोट बना। सो ये जायगोट माइक्रोपाइल के पास ही अपना पूरा डिवीजन दिखाएगा। किधर दिखाएगा अपना पूरा डिवीजन? माइक्रोपाइल के पास ही दिखाएगा। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर द जायगोट इज सिचुएटेड। मतलब जहां पर जायगोट होता है वहीं पर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। मोस्ट जायगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। मतलब क्या बोला गया है, पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है, पहले हम थोड़ा सा एंडोस्पर्म बना लेते हैं, यानी कि कोई भी टाइप का हो, फ्री न्यूक्लियर टाइप का हो, सेलुलर टाइप का हो, या हेलिबियल टाइप का हो, या मोजेक टाइप का हो, इसको मोजेक एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो किसी भी टाइप का एंडोस्पर्म हो, पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंडोस्पर्म बना लेते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सिंगल स्टेज में, यहाँ पे उसका डिवीजन चालू हो गया है, लेकिन ये डिवीजन कब चालू हुआ? जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म रेडी हो गया। ओके, ऑलराइट। So most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed, and this is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमको गारंटी मिले कि हमारा जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके पास न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ही रहेंगे। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons. मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन में फर्क क्या होता है बच्चा लोग? देखो इधर पे, मोनोकोटिलिडॉन सीड में सिंगल कोटिलिडॉन होता है, इसको हम बोलते हैं कोटिलिडॉन। यानी कि जब आप मिट्टी में सीड डालते हो तो इस सीड में से सबसे पहली बार एक लीफ निकलती है या एक साथ 2 लीफ निकलती है, इसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन। अगर सीड में से सिर्फ एक सीड बाहर आई तो उस प्लांट को बोलेंगे मोनोकोटिलिडॉन प्लांट। और जब हम सीड अंदर डालते हैं तो सीड से जो स्टार्टिंग में 2 लीव्स आती हैं बाहर, अगर टोटल 2 लीव्स बाहर आई तो इस टाइप के सीड को हम बोलेंगे डाइकोटिलिडॉन। कोटिलिडॉन यानी कि फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लीफ। कोटिलिडॉन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब अपना प्लांट ग्रो होता है तो उसमें से जो पहली लीफ निकलती है उसको हम बोलते हैं कोटिलिडॉन, और ये लीफ आगे जाके डीजनरेट हो जाती है। जब प्लांट में प्रॉपर स्टेम बन जाता है तो इस लीफ की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस लीफ का फिर डीजनरेशन हो जाता है। सो कोटिलिडॉन्स आगे जाके एम्ब्रियोनिक लीफ बनाते हैं। अगर एक लीफ बाहर आ रही है तो मोनोकोटिलिडॉन, 2 लीफ बाहर आ रही है तो डाइकोटिलिडॉन। Though the seeds differ greatly, the stages are similar in both monocots and dicots. Figure 1.13 depicts the stage of एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो। मतलब देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको डाइकोटिलिडॉन सीड में कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताया गया है। 2 कोटिलिडॉन्स बने हैं। कोटिलिडॉन्स के जो ऊपर वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। यह आगे जाके आपका स्टेम वाला पार्ट बनाता है, और इसका जो नीचे शॉर्ट वाला रीजन होता है, जो कैप वाला रीजन होता है, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल के ऊपर अपना रूट कैप प्रेजेंट होता है, ताकि ये रूट जब अंदर 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 जाए तो प्लांट की रूट की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके। तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। The zygote gives rise to pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo. तो जैसे जैसे अपना जायगोट मेच्योर होता है, जैसे जैसे अपना जायगोट मेच्योर होता है, ये जायगोट है, ये जायगोट 2 सेल स्टेज बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्लीज ये याद रखो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो। 2 सेल स्टेज ऑफ जायगोट इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। और ये धीरे धीरे करके आगे आगे जाके ग्लोब्यूलर स्टेज बनाएगा। ग्लोब्यूलर यानी कि राउंड राउंड स्टेज। ये देखो अर्ली ग्लोब्यूलर, लेट ग्लोब्यूलर, फिर आगे जाके ये हार्ट शेप बनाएगा, प्रॉपर हार्ट शेप बनाएगा, और फिर शू शेप्ड बनाएगा। ऐसे अलग अलग शेप्स के एम्ब्रियो हमको देखने मिलता है। ये देखो ये ग्लोब्यूलर स्टेज है, ये हार्ट स्टेज है, ये टॉर्पीडो स्टेज है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं, और टॉर्पीडो स्टेज को हम बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। अब आगे देखो क्या बोला गया है। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons। क्या बोला गया हमको इधर पे? एक डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो जो होता है उसके पास एक प्रॉपर एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये कोटिलिडॉन नंबर 1, ये कोटिलिडॉन नंबर 2,
और ये आपका पेरेंट प्लांट है। ये आपका क्या है, ये आपका पेरेंट एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो के सेंटर में से जहां पे हमारा एपिकल रीजन है वहां से आपका शूट निकलेगा और ये नीचे से आपका रूट सिस्टम निकलेगा। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया गया है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, मतलब समझो कि ऐसे दो कॉटिलिडॉन्स है, तो दो कॉटिलिडॉन्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस स्ट्रक्चर को हम प्लिम्यूल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाके हमारा शूट निकलेगा। ओके, तो इट इज नोन एज एपिकोटाइल विच टर्मिनेट्स विद द प्लिम्यूल और स्टेम टिप। तो इस रीजन को एक्चुअली हम एपिकोटाइल बोलते हैं। कॉटिलिडॉन के ऊपर का जो रीजन है इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपी वर्ड का मतलब क्या होता है, अबव, और कोटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो कोटाइल लीफ के ऊपर जो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके स्टेम बनाने वाला है उस पार्ट को हम एपिकोटाइल बोलते हैं। और कॉटिलिडॉन के नीचे बेस में जो पार्ट होता है इसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रीजन को हम, हाइपोकोटाइल, क्योंकि ये आगे जाके रूट बनाने वाला है, रेडिकल बनाने वाला है। ओके, ऑल राइट। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। अभी जो मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो के नीचे जो कोटाइल रहता है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, क्योंकि वो आगे जाके आपका रेडिकल और रूट टिप बनाएगा। ये देखो, ये आपका रूट सिस्टम है और ये रूट कैप है, यानी कि रूट टिप है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बताया गया है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन पोजेस ओनली वन कॉटिलिडॉन। ये देखो, मोनोकॉटिलिडॉन प्लांट में हमको सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन देखने मिलता है, ऐसा सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन देखने मिलता है। डाइकॉटिलिडॉन्स के प्लांट में दो दो कॉटिलिडॉन देखने को मिलता है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड स्कूटेलम। तो अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो इनके केस में हम ग्रास को कौन सी फैमिली का बिलोंग करते हैं, स्कूटेलम। ग्रास के पास जो एक सिंगल कॉटिलिडॉन है, ये देखो ये अपना मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट के पास जो सिंगल कॉटिलिडॉन है, इस सिंगल कॉटिलिडॉन को इन्होंने नाम रखा है स्कूटेलम। क्या बोलते हैं सिंगल कॉटिलिडॉन को, स्कूटेलम। और जो हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, सी इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड एट इट्स लोअर एंड, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल के आगे जो ग्रो होता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। देखो, जहां से आपका स्कूटेलम निकल रहा है, यानी जहां से आपका शूट सिस्टम निकलने वाला है, उस शूट सिस्टम के पार्ट को कोलियोप्टाइल या सीलियोप्टाइल बोलते हैं। और जो नीचे वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये रेडिकल आगे जाके आपका रूट कैप और कोलियोराइजा बनाता है। ओके, ऑल राइट। सो एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप। तो मोनोकॉटिलिडॉन्स में लोअर एंड में हमको क्या देखने को मिलता है, रेडिकल देखने को मिलता है और रूट कैप देखने को मिलता है। एंड it is enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza। तो ये जो रेडिकल और रूट कैप है, ये जो हमारा रेडिकल, समझो मैं ऐसे इधर पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो हमारा रेडिकल और रूट कैप वाला पार्ट है, ये रेडिकल वाला जो पार्ट है ये किससे कवर्ड है, ये कवर्ड है अपने रूट कैप से और अपने रेडिकल से। यानी कि यहाँ पे जो रेडिकल प्रेजेंट है, ये रेडिकल आगे जाके रूट सिस्टम बनाएगा और रूट सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कौन प्रेजेंट है अपने पास, रूट कैप प्रेजेंट है। ये देखो, ये अपना रूट कैप है जो इस रूट रेडिकल को प्रोटेक्ट करके रखता है। यानी कि आप अपने सर पे कैसे हेलमेट बांध लेते हो बाइक चलाने से पहले, वैसे ये रूट कैप हेलमेट जैसा काम करता है। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया गया है। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called epicotyle। यानी कि जो ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पे इस रीजन को हम एपिकोटाइल बोलते हैं और बिलो वाले रीजन को हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ओके, एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ लीफ प्रोमोडिया एनक्लोज्ड इन अ फोलियर स्ट्रक्चर। सो हमारा ये जो एपिकोटाइल होता है, इस एपिकोटाइल से आगे जाके हमारा शूट सिस्टम निकलता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सीलियोप्टाइल के अंदर, यानी कोलियोप्टाइल के अंदर ये प्रोटेक्टेड होता है। ओके, Epicotyle has a shoot apex and a leaf primordia enclosed in a hollow structure called coleoptile. Soak a few seeds in water। अब आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोली गई है कि आप व्हीट, चावल, वटाना या चिकपीस का या ग्राउंड नट का कोई भी सीड लो, उसको पानी में ओवरनाइट, एक रात के लिए छोड़ के रख दो एंड देन स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो इन द सी। तो एक दिन के बाद जब आप उस सीड को बीच में से कट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि सीड के बीच में से ऐसे कुछ तो लीव्स जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, यानी कि सीड का जर्मिनेशन हो चुका है, यानी कि वो सीड आगे जाके अपना डेवलपमेंट कर रही है। सो दिस इज हाउ योर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। सो इस तरीके से हमारा एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है मोनोकॉटिलिडॉन्स और डाइकॉटिलिडॉन्स के केस में। मोस्टली मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकॉटिलिडॉन सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, डाइकॉटिलिडॉन के पास दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं और मोनोकॉटिलिडॉन के पास एक कॉटिलिडॉन होता है। मोनोकॉटिलिडॉन के पास
कोलियोप्टाइल भी होता है जो इस एक कोटिलिडॉन को प्रोटेक्ट करता है, और इसके पास कोलियोराइजा भी होता है जो इस रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि हमारी सीड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, और आगे के जो टॉपिक्स दिए गए उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, पार्थेनोकार्पी एंड अदर फिनोमिनन। यस, इधर तक समझा सबको, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप हुआ और एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर लाइक करना। अगर अब तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ट्यूसडे को आपका मेंटी क्विज होने वाला है, और उस मेंटी क्विज में आपके 10 से 15 टेक्सचुअल क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो नीट में पूछे जाते हैं। तो ट्यूसडे को मॉर्निंग 8:45 AM लाइव मेंटी क्विज कॉम्पिटिशन लेंगे। क्या लेंगे? लाइव मेंटी क्विज कंपटीशन लेंगे। सो प्लीज ये कंपटीशन कोई भी मिस नहीं करेगा। यस एवरीबॉडी, चलो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्लीज शेयर दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग। सी यू सून, बाय बाय।